आदित्य का यूं दूर जाना काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह एक नज़र आदित्य को देखती है, लेकिन आदित्य तो हमेशा की तरह ही बिल्कुल शांत खड़ा था। काव्या की नाखुशी को अनुराग साफ देख पा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कंपनी के लोग सिंघानिया परिवार से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अरुणी देवी कहती है, आदि, कल ही आप चले जाइएगा और आपको वहाँ एक हफ्ते के लिए रहना है। आदित्य सहमति जताते हुए वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। काव्या मायूसी सी सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। अनुराग के साथ साथ अब तक शौर्य भी काव्या की मायूसी को देख लेता है। सौरभ को भी काव्या के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। काव्या मायूसी से कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़रें आदित्य को देखने के लिए बेकरार सी हो जाती है। वह इधर से उधर अपनी नज़रें घुमाती है, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखता। काव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आदित्य के आहट से काव्या की नज़रें उसकी तरफ चली जाती है। आदित्य को देखते ही काव्या को सुकून सा लगता है। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए काव्या की तरफ जाने लगता है। जैसे ही यह काव्या को एहसास होता है, उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है। काव्या बस एकटक आदित्य को देखती जा रही थी। कुछ देर बाद आदित्य काव्या के बिल्कुल पास पहुंचता है और झुकते हुए टेबल से अपना फ़ोन लेता है। इस वक्त आदित्य काव्या के काफ़ी करीब था। आदित्य की करीबी महसूस होते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपना फ़ोन लेकर काव्या को बिना देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दे देती है, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को उसे देखने का कोई हक नहीं है, वह बस मेरा है। आवाज़ कानों में पड़ते ही काव्या उस दिन में खो सी जाती है। कॉलेज के गार्डन में एक लड़की बिल्कुल किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी और सभी स्टूडेंट को वह बुलाई थी। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन घमंड उसकी खूबसूरत को कहीं छुपा सी रही थी। पिया भी काव्या को खींचते हुए वहाँ पर लेकर आती है। तभी उस लड़की की तेज़ आवाज़ उस गार्डन में सुनाई देती है, सबके सब कान खोल कर सुन लो, आदित्य सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसे देखने का हक तुम में से किसी को भी नहीं है। उसके ऐसे बोलने से काव्या चिढ़ते हुए कहती है, ये प्रीता पागल है क्या? ये बताने के लिए यहाँ सबकी भीड़ को इकट्ठा किया है और तू भी मुझे यहाँ लेकर आ गई ये बकवास सुनने के लिए। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, आदित्य है ही इतना हैंडसम, उसके लिए कोई कुछ भी कर जाए। अगर मैं होती तो। काव्या से रोकते हुए बोलती है, बस कर, सबको बस उसका हैंडसम होना ही दिखता है, किसी को ये नहीं दिखता वह कितना खड़ूस है। पिया झट से कहती है, ऐसा क्या कर दिया उसने तेरे साथ जो तो हमेशा चिढ़ी रहती है? काव्या यह सुनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ क्या करेगा? काव्या की बात और चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए पिया उसे शक की नज़र से देखने लगती है। पिया को यूँ घूरता देखकर काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अब यूँ घूरना बंद कर और यहाँ से चल। इतना बोलती ही काव्या पिया को घसीट कर वहाँ से ले जाती है। काव्या ये सब सोच ही रही थी कि वह एकदम से वर्तमान में आकर रुक जाती है और साइड में रखी फोटो फ्रेम को देखकर अपने हाथ को बढ़ाकर छूने लगती है। रात के 12 बजे जब आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या बेड पर नहीं होती है। वह नजरें बालकनी की तरफ करता है तो उसे काव्या बालकनी में दिखाई देती है। काव्या को जगता देखा आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। आदित्य के आहट से काव्या भी पलटकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को सोफे की तरफ बढ़ता देखकर काव्या जल्दी से बालकनी से आकर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि काव्या को पता चल चुका था कि आदित्य सोफे पर सोने वाला है और उसे ये भी पता था कि आदित्य सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सो सकता था। काव्या की इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है, लेकिन काव्या उसे नज़रअंदाज करते हुए
अपने फ़ोन पर कुछ करने लगती है। अब आदित्य कभी काव्या को देखता है तो कभी बेड को। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह सोए तो कहाँ सोए। आदित्य की आदत भले ही देर रात तक जागने की थी, लेकिन फिर भी वह सोता ज़रूर था। उसकी जगह पर तो काव्या ने डेरा जमाया हुआ था। आदित्य को भी यह बात पता था कि अगर वह बेड पर जाकर सो गया तो काव्या सोफे पर सो जाएगी और ये कभी वह होने नहीं देगा। आदित्य को यूं खड़ा देखकर काव्या चोर नजरों से उसे देखती है और फिर अपने फ़ोन को देखने लगती है। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद आदित्य अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। काव्या उसे देखकर खुश हो जाती है। काव्या खुशी थी कि आदित्य सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और कम लाइट की लैंप ऑन कर देता है। इतना करने के बाद आदित्य काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। काव्या तो बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी। आदित्य काव्या के कुछ दूरी पर उसी सोफे में बैठ जाता है और अपने सर को सोफे पर रखकर आंख बंद कर लेता है। काव्या का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य ऐसा भी कर सकता है। अब काव्या का चेहरा उदास सा हो जाता है। काफ़ी देर तक काव्या अपने फ़ोन को ही देखती रहती है। आदित्य अब तक गहरी नींद में सो चुका था। काव्या अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य बैठे बैठे सोफे पर बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसका सर बार बार एक तरफ झुके जा रहा था। यह देखकर काव्या काफ़ी इरिटेट होकर कहती है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, फिर भी इन्हें तो सोफे पर ही सोना है जैसे उनकी बीवी हो। यह बोलकर काव्या आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। बैठ तो जाती है लेकिन उसे थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। तभी फिर से आदित्य का सर झुकता है तो काव्या आदित्य से पूरी तरह सट जाती है और आदित्य का सर अपने कंधे पर रख लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य अपना हाथ काव्या के हाथ के ऊपर रख देता है। आदित्य का हाथ थामते ही काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य को इतने करीब देखकर काव्या को बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या की धड़कन पर उसका कोई काबू नहीं था। वह शांत कमरे में शोर करते जा रही थी। आदित्य की सांसें काव्या के गर्दन पर टकरा रही थी जिससे काव्या सिहर सी जा रही थी। ऐसे ही काव्या आदित्य के करीब और सांसों को महसूस कर कुछ पलों में सो जाती है। अंधेरे से घिरा कमरे में एक लड़की को कुर्सी से बांधा गया। उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि वह 24 घंटों से ऐसे ही बंधी हुई थी। वह दो आदमी आकर उस लड़की के हाथ पैर खोलते हैं और घसीटते हुए कमरे से ले जाते हैं। वह लड़की बस चिल्लाई जा रही थी। वह दो आदमी काफ़ी बेरहमी से लड़की के कमरे के अंदर ढकेल देता है। वह लड़की एक आदमी के पैरों के नीचे गिर जाती है। जब वह सर उठाकर उसे देखती है तो वह लड़की उस आदमी को नफरत और घृणा से भरी नज़रों से देखती है। वह आदमी और कोई नहीं, ध्रुव था। तभी वह दोनों आदमी में से एक कहता है, बॉस, ये लड़की आपको मारना चाहती है, हमने वक्त रहते इसे पकड़ लिया। ध्रुव उस लड़की को देख उसके सामने एड़ियों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे मारना चाहती हो? वो लड़की नफरत से कहती है, क्यों, तुझे अपनी गुनाह भी याद नहीं? ध्रुव हंसते हुए कहता है, क्या करूँ बेबी, इतने सारे गुनाह किए हैं मैंने कि गिनने का वक्त ही नहीं मिला। वह लड़की गुस्से से कहती है, और तुझे लगा तू मेरी दी को मारने का गुनाह करेगा और तू बच जाएगा? आखिर क्या गलती थी मेरी दी की? बस यही ना कि गलती से उसने तुम्हारे ऊपर पानी गिर गई। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उसकी बहन हो? फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उन दोनों आदमी को वहाँ से जाने का इशारा करता है और कहता है, वैसे अपनी दीदी से काफ़ी खूबसूरत हो तुम। खैर, बात करने में वक्त नहीं बिताते हैं। आखिर तुम्हारी दी ने जो गलती की उससे बड़ी गलती तो तुमने की और गलती की सज़ा तो मिलती ही है। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और अपने शर्ट की बटन को खोलते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ
कि मैंने तुम्हारी दी को कैसे मारा। ध्रुव के इस तरह बोलने पर भी उस लड़की के आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। यह देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक ध्रुव ने जितनी भी लड़के के साथ ज़बरदस्ती की थी, लड़कियां या तो गिड़गिड़ाते हुए उससे छोड़ने की भीख मांगती थी या फिर डर से बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन यह लड़की ना ही चिल्ला रही थी और ना भीख मांग रही थी, बस ध्रुव को नफरत से देख रही थी। ध्रुव अपनी शर्ट को फेंक कर उस लड़की के ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आते ही लड़की एक जोरदार पंच उसके सीने में मारती है। ध्रुव सीधे बेड से नीचे गिर जाता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपनी दी की तरह कमज़ोर मत समझना। ध्रुव अब तक खड़ी हो जाता है। पंच खाने के बावजूद ध्रुव को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आई लाइक स्ट्रॉन्ग गर्ल। इतना बोल इस बार ध्रुव उस लड़के के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसके पैर को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेता है। उस लड़की के गालों को किस करते हुए कहता है, लेकिन बेबी, तुम इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम ध्रुव शिवांशी का मुकाबला कर सको। वह लड़की गुस्से से कहती है, अगर तू ध्रुव शिवांशी है तो मैं भी श्रेष्ठा त्रिपाठी हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के हाथों को ऊपर करते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़ों को निकालने लगता है। यह देखकर श्रेष्ठा छटपटाने लगती है, लेकिन ध्रुव ने इतना जोर से पकड़ रखा था कि वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर दिया। वह श्रेष्ठा को बुरी तरह से किस और बाइट किए जा रहा था। श्रेष्ठा अब भी हार नहीं मानी थी। वह अपनी कोशिश जारी रखी थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ध्रुव कुछ ही देर में अपनी और श्रेष्ठा के सारे कपड़े उतार देता है और झटके से उसमें समा जाता है। श्रेष्ठा दर्द से चिल्ला उठती है। यह देख ध्रुव रुक जाता है। वैसे तो ये नई बात नहीं थी ध्रुव के लिए, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वह श्रेष्ठा के दर्द सुनकर रुक जाता है। श्रेष्ठा का पहली बार होने की वजह से उसके दर्द आंसू बनकर बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव जैसे ही श्रेष्ठा की आंखों में आंसू देखता है, वह अपना काम चालू कर देता है। श्रेष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। काफ़ी देर तक जब श्रेष्ठा से दर्द सहन नहीं होता तो वह बेहोश हो जाती है, लेकिन ध्रुव नहीं रुकता। वह वैसे ही उसकी हैवानियत पूरी रात दिखाता है। सुबह के करीबन 6 बजे वह रुक जाता है और श्रेष्ठा को देखता है, जो अभी बेहोश थी। उसके आंसू गालों पर अब तक सूख चुके थे। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को सहलाता है और उसके माथे को चूमकर बाहों में भरकर सो जाता है। आदिति की आंख जब खुलती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह साइड में देखता है तो काव्या उसे सहारा देकर सुकून से सोई हुई थी। उसे देखकर आदित्य को कुछ पल के लिए सुकून सा मिलता है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई याद कर वह खुद को काव्या से छुड़ाता है। काव्या को उठाकर बेड पर लिटा देता है और वॉशरूम चला जाता है। आदिति के जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है।